प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वालोक जी। वालोक जी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको नमस्ते। जय जय सिया राम। दर्शकों, बंगाल का चुनाव है और एक जगह पर रीपोलिंग आ गई है। उस जगह का नाम है फाल्टा। वो जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्युएंसी है, जहां पर हमारे अजय पाल शर्मा जी गए थे। उनका वीडियो रिलीज हुआ। कई पत्रकारों को बड़ी तकलीफ हुई कि ये आईपीएस अधिकारी क्या रील बनवा रहा है, पर वह वहां पर टीएमसी के उस गुंडे की हेकड़ी उतारने गए थे। उसका सारा जो दंभ वर्चस्व था उसको खत्म करने गए थे, इसीलिए वह वीडियो निकला था। पर वहां यह भी पाया गया कि तमाम सुरक्षा के बावजूद टेप लगा दिया गया था भाजपा के कमल के निशान पर, ईवीएम्स पर। और ये फाल्टा में 3-4 जगह हुआ। तो किस लेवल की धांधली हुई होगी, इसका कुछ अता पता नहीं है। 21 मई को वहां पर रीपोलिंग होनी है और जाहिर सी बात है कि एक सीट से पूरे ओवरऑल रिजल्ट पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मामला 148 पे जाके टिक जाएगा, तब हो सकता है कि फाल्टा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट का मतलब बने। पर चूंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 21 मई को रिपोलिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट्स बाद में आएंगे। पर 4 मई के रिजल्ट्स यथावत रहेंगे। वेलोग सर, ये रिपोलिंग तक पहुंच गया है मामला। इतना कुकर्म किया होगा जहांगीर खान गैंग ने वहां पर, क्या क्या किया होगा? देखिए 17 बूथों पर तो पुनर्मतदान कल यानी 2 तारीख को ही हो गया और कल ही हम लोगों ने ये पूरी आशंका जताई थी। प्रारब्ध पर भी बात हुई थी, कई और जगहों पर भी, कि फाल्टा एक ऐसी सीट है जहां पर सभी बूथों पर यानी वो पूरी सीट ही खंडक में जाएगी और पूरी सीट पर पुनर्मतदान कराना पड़ेगा, पूरी सीट पर रीपोलिंग करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी? क्योंकि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जब अजय पाल शर्मा गए थे, देखिए अब थोड़ा सा हारमोनियम लेके मुझे इधर उधर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव की जो लड़ाई है, अजय पाल शर्मा जी का वीडियो सबने दिखाया, जबकि मुझे नहीं ये लगता कि अजय पाल जी ने कहा होगा कि भाई तुम मेरा वीडियो बनाओ और चलाओ। और वो वीडियो मैंने करीब 30-40 बार देखा। मैंने सोचा कि भाई इसमें आपत्तिजनक क्या है। उन्होंने उस मोहल्ले में खड़े होके यही तो कहा कि भाई जहांगीर खां और उसके गुंडे, ये मान लो कि तुम लोग जो धमकी दे रहे हो, तुम लोग जो धमका रहे हो, वह ठीक बात नहीं है और अगर आगे कोई भी ऐसी शिकायत मिली तो तुम्हारा इंतजाम किया जाएगा। जिस अधिकारी को बुलाया गया है ऑब्जर्वर के तौर पर, जिस अधिकारी की नियुक्ति इसलिए की गई है कि चुनाव ठीक ठाक ढंग से हो, वो अगर अपने तरीके से गुंडों को समझा रहा है और बिना किसी मारपीट के, बिना किसी लाठी के, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन वहीं पर ये सारे जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, जिन्होंने सुपारी ले रखी है, जिनको गोदी मीडिया ये लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन असल गोदी मीडिया वही है जो गोदी में बैठे हुए हैं तमाम लोगों के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब तमाम भाजपा विरोधी दलों से जिन्होंने सुपारी उठा रखी है। उन्होंने जहांगीर खान के कुकर्मों पर बिल्कुल उनके मुंह पर वही सेलो टेप चिपक गया जो सेलो टेप जहांगीर खान ने भाजपा के चिन्ह के सामने लगा दिया था ईवीएम पर। और सोचिए, पुनर्मतदान में भी 90% तक पोलिंग हुई है, लेकिन इस पूरी सीट को ही पुनर्मतदान में झोंकना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां गुंडई हद से ज्यादा हुई। इस बार कहा जा रहा है कि बंगाल का चुनाव बगैर हिंसा के हुआ। हाँ, बंगाल के हिसाब से वहां कोई हिंसा नहीं हुई। बंगाल में जो हम लोगों ने पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक देखे हैं, और हिंसा वहां का एक आवश्यक तत्व है। यहां तक कि कल 2 मई जो बीती है, वही 2 मई 2021 थी, जिस दिन अभिजीत सरकार नामक एक कार्यकर्ता की हत्या की गई। और उसके पहले वो फेसबुक वीडियो कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, और उन्होंने बताया था कि टीएमसी से उनकी जान को खतरा है। आप सोचिए कि बंगाल किस दुर्दशा में पड़ा हुआ है। आप सोचिए दर्शकों कि बंगाल की स्थिति कितनी भयावह है।
कि 3 लाख सीआरपीएफ के जवान, सीएपीएफ के जवान, मतलब केंद्रीय बलों के, पूरा केंद्रीय बल वहां मौजूद थे। उसमें सीएपीएफ भी था, सीआरपीएफ भी था, बीआरएफ भी था, बहुत सारे जितने भी 6-7 जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो सब के सब वहां मौजूद थे। इसके बावजूद अगर किसी एक सीट पर पूरी की पूरी मतदान व्यवस्था को खारिज करना पड़ रहा है, पूरे की पूरी रीपोलिंग करानी पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितनी दिक्कत थी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी त्रासदी और दिक्कत उन तथाकथित ओपिनियन मेकर्स की, उन नैरेटिव बिल्डर्स की है, जो ये नहीं बताते हैं कि ममता बनर्जी के काल में किस तरह तानाशाही पनपी, किस तरह लोगों को उनके मूल अधिकार से वंचित किया गया। वोटिंग मूल अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार। और आज जो लोग एसआईआर के समय कह रहे हैं, ये लोग बहुत छाती पीट रहे हैं ना कि 27 लाख लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि इस बार चुनाव में नहीं वोट देंगे तो कुछ खास नहीं हो जाएगा। क्यों ना कहें, जब आपने लाखों लाख घुसपैठियों को भर रखा है, जब एक पते पर 300 लोगों के नाम पाए जा रहे हैं, जब एक बाप की 25 औलादें पाई जा रही हैं, और वो भी उनके बीच के जो बयानतराल होने चाहिए वो ऐसे हैं कि कहीं कहीं तो बाप ही बेटे से बड़ा हो गया है, जिसको हमारे बिहारी में गाली के तौर पर बपजेठ कहा जाता है। तो जब बपजेठों की आपने चर्चा नहीं की, तो जब उसका शुद्धिकरण हो रहा है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब ने ममता बनर्जी से सुपारी ली हुई थी, इन सब ने ममता बनर्जी की गोदी में बैठकर ये तय किया था कि बंगाल के चुनाव सीधे और निष्पक्ष न हो। लेकिन भगवान भला करे उन 3 चिकित्सकों का, जिनको मैं कहता हूं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय बल, जिन्होंने, आपने कल कहा था कि बंगाल कैंसर ग्रस्त है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और उन लोगों ने बंगाल के शरीर पर मौजूद इस कैंसर की शल्य चिकित्सा की, और इस शल्य चिकित्सा अब 21 मई को होगी, और जहांगीर खान की आवाज को बंद किया जाएगा। जी सर, उसकी इनके कैंसर ग्रस्त होने का एक नमूना देखा जाए, ये अभिषेक बनर्जी है। यह लिखता है कि 10 lifetimes won't be enough for your Bangla विरोधी गुजराती gang and their stooge Ganesh Kumar to put even a dent in my Diamond Harbour model. Bring everything you have got. I challenge the entire Union of India come to Falta. Send your strongest, send one of the godfathers from Delhi if you have got the nerve, contest in Falta. वाह, ये बदतमीजी की चरम सीमा है। ये अभिषेक बनर्जी कौन है, सबको ही पता है। ये उसी जोन में है, उसी मतलब उसी कीचड़ का है जिसमें, जिस प्रकार के कीचड़ में से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल तो खैर नहीं, वो भी फर्स्ट जनरेशन है। किसी दिन केजरीवाल का लौंडा अगर नेता बनेगा तब की बात करेंगे, वो भी उस जोन में जाएगा। आपके कमी नहीं है ऐसे लोगों। ये अभिषेक बनर्जी उसी जमात से, उसी उसी से निकलता है। तो मुसलमान वोट बैंक समर्थित होते हैं, नेताओं के बच्चे होते हैं, अय्याश होते हैं, घटिया होते हैं, बदतमीज होते हैं, और उसके बाद पूरा दम ये रहता है कि ये प्रदेश तो हमारा है, हम ही को चलाना है, हमारा ही सब कुछ। और उसके चक्कर में हिंदू मर जाए, खत्म हो जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अय्याशी, इसकी बीवी, अभिषेक बनर्जी की बीवी एक तो विदेशी है, ये भी शायद थाईलैंड की रहने वाली है, और जब जब भारत आती है, कलकत्ता के एयरपोर्ट पे उतरती है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती। यह भी एक मतलब इतना दम है। कल एयरपोर्ट कुछ भी होता है वो सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर में होता है, पर एयरपोर्ट पे उतर के इसकी बीवी के सामान की कभी न चेकिंग होती है, ना आने ना आते समय, ना जाते समय। यह दम भैया, ये रॉबर्ट वाड्रा वाला गेम है इनका, ये फ्रिस्किंग नहीं होगी। और इस तरीके के लोग बंगाल चला रहे थे, इस तरीके के लोगों के हाथ में बंगाल की सभ्यता दी गई थी सर। वह सर, एक आपने सवाल और आप आपने जी। आपने एक सबसे बड़ा नाम इसमें नहीं लिया, वो राहुल विंची का। हम्म। देखिए, इस देश की जब
नई शुरुआत हुई। मैं उसे आजादी तो नहीं कहता और ना ही मैं इन मूर्खों की तरह ये कहूंगा कि उस दिन हमें एक देश मिला और बहुत भला किया हमारे अंग्रेज माई बाप ने कि हमें एक देश दिया, वरना हम लोग तो असभ्य थे, जंगलों में रहते थे, पत्ते वगैरह करते थे। तो कभी हमारे रेगिस्तानी बर्बर माई बाप आए जिनके यहाँ पीने को पानी था, लेकिन उन्होंने ताजमहल को पानी से बचाने की तकनीक ढूंढ ली, जो अभी और हाल तक बिरयानी दिया सर, बिरयानी दिया। जी ये बिरयानी हमारे पर यहाँ आ के ही रहा फूड राइटर्स, हाँ जी। मैं बिरयानी पर ही आ रहा था, जहां चावल के लिए कितना पानी चाहिए वो बंगाल और बिहार के लोगों से पूछिए। वहां उन्होंने चावल भी उपजा लिया, बिरयानी भी बना ली, और 1930-40 ईस्वी तक अरब की डेलिकेसी क्या थी पता है दर्शकों? थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा गूगल पर, लिजार्ड ईटिंग अरब्स, बस इतना कीजिए। छिपकली वहां की बड़ी वाली, इतनी बड़ी जो होती है, वो वहां की डेलिकेसी थी। तो ये जो आत्महीन लोग हैं, ये यही अभिषेक बनर्जी टाइप के, तो वो हमें समय समय पर बताते रहे हैं। उस समय से ही इस देश की जड़ों में मट्ठा घोला गया। हमारा प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू जो था, वह सपेरों को बुलाता था अपने विदेशी मेहमानों के सामने, वह उनको सांप का नाच दिखाता था, और वहां से ये नैरेटिव निकला कि भारत सपेरों और जादूगरों का देश है, भारत भट्ट का देश है, भारत कालिदास का देश है। यह नैरेटिव कभी नहीं बनाया नेहरू और उसके जायज नाजायज बौद्धिक औलादों ने। और इसीलिए एक अंग्रेज को यह कहने की हिम्मत हो जाती है कि हमारे यहाँ की लाइब्रेरी का एक अलमारी का एक कोना जितनी ज्ञान संपदा को रखे हुए है, उतना पूरे भारत में नहीं है। लेकिन वही विदेशी आज नतमस्तक है भारतीय ज्ञान संपदा के आगे। आज भारतीय ज्ञान की खोज हो रही है और उसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया। देखिए, ये विषय ऐसा है कि इस पर दर्शकों में बार बार हारमोनियम लेके इधर उधर चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे हृदय के बहुत करीब है और बहुत दुखी करने वाला विषय है। क्योंकि उसके बाद इतिहासकारों की एक पौध आई जिन्होंने यह बताया कि भाई युधिष्ठिर सम्राट अशोक से प्रभावित थे। अब लीजिए, और वो महाविदुषी है, वो एंशिएंट इंडिया की एकमात्र विदुषी मानी जाती है, रोमिला थापर। उसके बाद इरफान हबीब ने अपने मुगलिया बौद्धिक बापों के लिए क्या क्या किया नहीं किया, वो सब सुरक्षित है। आज जब कोर्स करेक्शन चल रहा है ना, अवनीश संदीप भाई, सॉरी, मुझे आदत है दर्शकों अवनीश भाई के साथ, इसलिए नहीं, मेरा निकल गया सौभाग्य जी। जब कोर्स करेक्शन की प्रक्रिया चल रही है तो ये बिलबिलाहट है। ये जो सामंत, नव सामंत हैं, नए राजपुत्र हैं, आज देखिए वो राहुल विंची पगलेट टाइप, अर्ध पगलेट टाइप, कभी अंडमान जा रहा है, कभी वियतनाम जा रहा है, कभी थाईलैंड जा रहा है, क्योंकि उसको बचपन से ये सिखाया गया कि भारतवर्ष तुम्हारे बाप की जागीर है और इसको खाओ, पकाओ, तल लो। 4 पीढ़ियों से उसके खानदान में, उसके ममहर में यही है, उसकी ननिहाल से लेके यहां तक। ननिहाल तो खैर नहीं, इधर वाला जो चल रहा है, हालांकि उसका ददियाल भी तो, ददियाल तो वो पूछता ही नहीं है, अपने दादा को तो पूछता ही नहीं है, तो दादी के ऊपर जो जाते हैं उसको अब ननिहाल कहें या क्या कहें, जो भी है। लेकिन वो अभिषेक बनर्जी का ये बयान दिखाता है कि वो चाह रहा है कि उस पर कार्रवाई हो, और मैं भी ये चाहूंगा कि इसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है, उसने ज्ञानेश कुमार की अवमानना की है, उसने भारतीय गणराज्य की 2 प्रमुख संस्थाओं की अवमानना की है। उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए, ये मैं चाहूंगा। हालांकि मेरे चाहने से राजनीति होती नहीं है। और देखिए, शीर्ष पर जो 2 लोग हैं अभी, जिसको इसने गुजराती लिखा है, वो दोनों लोग बहुत ठंडा करके पका के खाते हैं भाई, बहुत ठंडा करते हैं। जब आप भूल चुके होंगे कि क्या मामला चल रहा है, तब अचानक कुछ आएगा कि अच्छा अभिषेक बनर्जी रेल दिए गए, तो ये उसकी छटपटाहट है, बिलबिलाहट है, क्योंकि वो डायमंड हार्बर हो सकता है इस बार जीत भी जाए,
लेकिन उसके सारे कल पुर्जे ढीले हो चुके हैं। ममता बनर्जी जा रही हैं और इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि पोस्ट पोल वायलेंस करें, ताकि उसके बाद झगड़ा झंझट करें। हालांकि होना ये है, दर्शकों श्रोताओं, भविष्यवाणियों से बचना चाहिए, लेकिन इस बार की जो हवा चल रही है, यह तय है कि ममता बनर्जी जाएंगी और 15 से 20 दिन, महीने दिन, 2-3 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस के टुकड़े होंगे, ये भी तय है। तृणमूल जी कांग्रेस में फिल्टर लग जाए, मुसलमान इधर और हिंदू इधर, क्योंकि बंगाल का यह चुनाव अद्भुत रहा है, जहां पर हिंदू और मुसलमान वोटों की बात हुई है। और देश में पहली बार मेनस्ट्रीम मीडिया भी बात कर रहा है कि हाँ, एक तरफ हिंदू था और वह इस्लामिक आतंक से स्वयं को बचाने के लिए निकलकर वोट कर रहा था, और उसके लिए रक्षा कर रही थी पूरी केंद्र सरकार, इस इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीआरपीएफ के जवान, सब लोग मिलकर। तो मेरे को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ज्ञान और अपना यह हमसे साझा किया कि हम लोग सोचिए क्या स्थिति आ गई कि बंगाल जैसा प्रबुद्ध जगह वो अभिषेक बनर्जी जैसे लंपटों के हाथ में दे दिया गया है कि तुम चलो, तुम लूटो खसोटो, जो नोचना है नोचो। या और वो उसके सहयोगी कौन है, फरहाद हाकिम और ये जहांगीर खान जैसे लोग। सेकुलरिज्म ने भी यहाँ तक पहुंचाया। इस्लामिक तंत्र किस प्रकार से एक हिंदू नाम का नेता एक मुखौटा रख लेता है अपने सामने और रूल खुद करता है, यह भी हमें बंगाल में देखने को मिला। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। वेलू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपचुनाव होगा 21 तारीख को, लेकिन 4 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे वह एक बहुत ही बड़ा दिन होगा। कल से बहुत कुछ तय होना शुरू हो जाएगा, एक दिशा मिलनी उस बंगाल को, और बंगाल के साथ भारत को भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जय श्री राम, और भगवान से प्रार्थना कि कल भगवान बंगाल का कल्याण करें। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्यालोक वाणी और प्रार्थ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय सिया राम।